हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सारे अच्छे ही होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग फाइनल अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन ये फाइनल अकाउंट जो है ये है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब बात आती है कि ये एडजस्टमेंट किस चीज़ की। देखिए, होता क्या है कि फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है, हमें पता है, मैं शुरू से ये चीज़ आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंत में ही वो बनाया जाता है, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जनरली 1 साल का रखा जाता है। और उस 1 साल के प्रॉफिट या लॉस या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस जानने के लिए ही जो बिजनेसमैन है वो अपने यहाँ पर फाइनल अकाउंट मेंटेन करके रखता है। तो ये हमें तय है कि फाइनल अकाउंट जो बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, वो बिल्कुल साल के एंड में तैयार किया जाएगा, और वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हमारी साल के एंड वाली इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो फाइनल अकाउंट की डेट, जिस डेट पर फाइनल अकाउंट बनाया उस डेट के बाद कंप्लीट होते हैं, या उस डेट के बाद हमें पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन भी इसी साल से रिलेटेड पर्टिकुलरली था। तो उन्हीं जो ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कह देते हैं, एडजस्टमेंट। यानी कि एडजस्टमेंट वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमारे को पता चलते हैं कि ये भी पर्टिकुलरली इसी ईयर से रिलेटेड था। तो हमें क्या करना होता है कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद फिर उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करके दोबारा से हमारा सारा कुछ करना पड़ता है, जिससे हमें एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट पता चल सके। ठीक है। तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके सामने होंगी, जिसमें से कि मैं कुछ मेन पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत सारी हो सकती है, तो एक एक एडजस्टमेंट को याद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट के, कि कौन सी बातें ध्यान रखें जिससे कि हम कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह की एडजस्टमेंट हो, फिर हम कर सकते हैं। तो वो की पॉइंट अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो फिर आपको रटने वाली बात नहीं रहने वाली कि ये 15-16 एडजस्टमेंट है, वो लिखवा दी, चार्ट उसका बनवा दिया और वो हमने रट ली। तो उस कॉन्सेप्ट में ना जाने के बजाय मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट बताऊंगा, और वो की पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आप कोई सी भी एडजस्टमेंट आ जाए, उन 15-16 से बाहर की भी अगर एडजस्टमेंट आ जाएगी तो भी आप बहुत ठीक तरीके से एडजस्टेड कर पाएंगे उसे। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो एडजस्टमेंट के रिलेटेड जो आपको पॉइंट ध्यान में रखते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट, आप चाहें तो इन बातों को लिख लेना मेरी को जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि हर एक एडजस्टमेंट हमेशा दो साइड को इफेक्ट करती है। पहला पॉइंट क्या है कि हर एक एडजस्टमेंट हमेशा दो साइड को इफेक्ट करती है। तो एडजस्टेड करते समय भी एडजस्टमेंट का इंपैक्ट हमेशा दो जगह पर ही होगा, और एक बार क्रेडिट और एक बार डेबिट ही होगा। ये बात लिख कर ले लीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एडजस्टमेंट को एक ही जगह एडजस्ट, नहीं, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन दो ही अकाउंट को इंपैक्ट करेगा, जिसमें एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो उस बेसिस पर हर एक एडजस्टमेंट एक बार डेबिट होगी और एक बार क्रेडिट होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि एडजस्टमेंट जो है वो रिलेटेड आइटम से एडजस्टमेंट जिस भी आइटम से रिलेटेड है, एडजस्टमेंट जो भी दी गई है नीचे, वो जिस भी आइटम से रिलेटेड है उसे पर्टिकुलरली उसी आइटम में या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। अब घटाया जाना है या जोड़ा जाना है ये पता चलेगा हमें उस एडजस्टमेंट के नेचर से, उसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात कि जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो मैंने बताया कि कोई भी एडजस्टमेंट एक बार डेबिट होगी और एक बार क्रेडिट होगी। तो उसमें हमें ये बात ध्यान रखना है कि अगर हम किसी एडजस्टमेंट को क्रेडिट साइड में माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसे हम क्या मानेंगे कि वो हमने डेबिट कर दी। क्रेडिट साइड में माइनस का मतलब क्या माना जाएगा कि हमने वो डेबिट किया, और इसी तरीके से डेबिट साइड में माइनस का मतलब क्या माना जाएगा कि वो हमने क्रेडिट किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको टैली करनी होगी कि हर एक एडजस्टमेंट दो जगह हो गई हो और दो जगह में भी एक बार डेबिट हुई हो और एक बार क्रेडिट हुई हो। तो ऐसा कई बार आपके सामने निकल कर आएगा कि एक एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने शो कर दी और दोबारा में वो आप असेट साइड में से माइनस कर रहे, तो आप कहेंगे कि सर असेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है और उधर प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने डेबिट साइड में वो डाली है, तो ये तो दोनों बार डेबिट हो गई। तो मैंने बताया कि अगर असेट साइड में वो माइनस की जा रही है तो मतलब कि वो क्या हो गया, डेबिट साइड में माइनस हो रही है।
और डेबिट साइड में माइनस का मतलब हम उसे क्या मान के चलते हैं, एज्यूम क्या कर लेते हैं कि वो क्रेडिट है, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड की अमाउंट को अगर वो घटाएगा तो इसका मतलब वो क्रेडिट साइड की अमाउंट की बराबर ही माना जाएगा। तो इसलिए ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है। बस 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो पर्टिकुलरली किस आइटम से रिलेटेड है ये ध्यान रखना है वो एडजस्टमेंट। एक ये याद रखना है कि वो एडजस्टमेंट जो है वो हमारी 2 जगह होनी चाहिए। एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ होनी चाहिए, 2 जगह होनी चाहिए। वो 2 जगह कौन सी है, वो पर्टिकुलरली आइटम से रिलेटेड या एडजस्टमेंट के नेचर पर रिलेटेड करता है। एक बार क्रेडिट होनी चाहिए और एक बार डेबिट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ 15 तरह की एडजस्टमेंट आपके स्टडी मटेरियल में दी गई। एक एक एडजस्टमेंट को मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने कुछ की पॉइंट बताए हैं। उन की पॉइंट से आप कोई भी एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं उठाकर, ठीक है। तो आप उसे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ आती तो मुझसे पढ़ लीजिए, पूछ लीजिएगा कि सर ये ऐसा कैसे हो गया। मैंने जो की पॉइंट बताए वो उन्हीं के बेसिस पर ही सारी एडजस्टमेंट होने वाली, ठीक है। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन लिया है और कोशिश की है कि जो ठीक ठाक एडजस्टमेंट इसमें कवर हो जाए, तो कम से कम अच्छी खासे एडजस्टमेंट जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है उन्हें मैंने इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी उसके बाद मैं लेक्चर खत्म होने के बाद जब मैं आपको इसे समझा दूंगा तो मैं आपके स्टडी मटेरियल को उठाऊंगा और उसमें जो भी 15-16 एडजस्टमेंट है उन्हें एक बार देखकर एक बार उसके बारे में फिर से आपको बता दूंगा और वो भी बता दूंगा कि कैसे हम डेबिट एक बार करते हैं और एक बार क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो अपने की पॉइंट बताए उन की पॉइंटों के बेसिस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद जब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर जो बची कुछ एडजस्टमेंट है उन्हें भी हम ओरली तौर पर देख लेंगे, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस में आप उसे सॉल्व आसानी से कर सकें। बस की पॉइंट हमेशा याद रखना कि 2 जगह जाएगी एडजस्टमेंट, एक बार डेबिट होगी एक बार क्रेडिट होगी। डेबिट साइड में माइनस किया तो क्रेडिट माना जाएगा, क्रेडिट साइड में माइनस किया तो डेबिट माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे तो कभी कोई एडजस्टमेंट आपकी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ये आपका ट्रायल बैलेंस एज यूजुअल जैसे हमेशा होता है वैसे आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इस बार अलग क्या है कि खाली ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस खत्म हो रहा है उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये अदर इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, एडजस्टमेंट। तो इससे पहले मैं ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पढ़ूं, आज हम पहला काम करेंगे एडजस्टमेंट पढ़ने का। और आपको भी हमेशा यही करना है कि ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले आपको हमेशा पहले क्या पढ़ना है, एडजस्टमेंट पढ़ना है। अब वो एडजस्टमेंट जिस आइटम से रिलेटेड है, रिलेटेड आइटम क्योंकि हमें छांटना पड़ेगा, उस पर टिक कर लेंगे हल्का सा पेंसिल से, पेन से, जैसा भी आप चाहें। तो मैं भी वही काम करने वाला हूँ सॉल्व करने से पहले कि जो रिलेटेड आइटम होंगे इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड उन्हें मैं टिक करूंगा। देखिए क्या कहते हैं आइटम। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअली आपको पता है हम पहले से करते आ रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हुआ आज तक और ना ही होगा, और हमेशा नीचे एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन में ही आता है। और पहले से इसका ट्रीटमेंट पता है कि तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है और उधर असेट्स में दिखा दे। तो ये एडजस्टमेंट तो आपकी जानी पहचानी है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। इसने बताया कि भैया गोडाउन में आग लग गई और उस आग से हमारा 10,000 रुपए का माल जल गया, ठीक है। एंड इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड अप टू ₹10,000। और मजे की बात यह है कि उस माल को जो है इंश्योरेंस हमने किया हुआ था, माल इंश्योर्ड था और उस इंश्योरेंस के बदले जो क्लेम हमें मिला वो भी पूरा 10,000 का, यानी कि लॉस हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी लॉस हमारा नहीं है। 10,000 का लॉस बेशक हुआ, एबनॉर्मल लॉस कैटेगरी में वो आया, लेकिन उसका पैसा कहां से रिकवर हो गया, इंश्योरेंस क्लेम में हमारे पास आ गया। तो अब इसे शो तो करना है अकाउंट में, कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिलेटेड आइटम क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉय। माल हमारा जो है डिस्ट्रॉय हुआ है, तो माल को कहां दिखाते हैं हम, माल दिखाया जाता है सर या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। बोले ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक की फॉर्म में भी दिखाते हैं माल को, और परचेज की फॉर्म में भी दिखाते हैं, और सेल्स की फॉर्म में भी दिखाते हैं। तो अब ये बात है कि ये किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड है या सेल से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड तो हो नहीं सकता, पहला तो मैं एलिमिनेट कर दूं, सेल्स तो एलिमिनेट। क्यों, क्योंकि माल कौन सा डिस्ट्रॉय हुआ, जो हमारे गोडाउन में रखा हुआ था, और गोडाउन में कौन सा माल रखा हो सकता है, जो बिकने से रह गया। तो ये सेल्स से तो रिलेटेड है नहीं, ठीक है। तो अब 2 चीजें बची, क्या, एक तो स्टॉक और एक परचेज। तो जो गोडाउन में माल रखा हुआ है या तो वो ओपनिंग स्टॉक का हिस्सा होगा, पिछले साल का माल होगा, या फिर जो हमने इस साल खरीदा है वो होगा। वही तो 2 माल होंगे हमारे गोडाउन में, तो उन्हीं में से हमारा ये माल 10,000 रुपए का जल के नष्ट हुआ है,
ठीक है। तो अब ये कि ये इन दोनों में से किससे रिलेट करें, इसे ओपनिंग स्टॉक से रिलेट करें या परचेज से रिलेट करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है कुछ लोगों में अलग अलग मतभेद है। बहुत से लोग इसे ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन मानते हैं, बहुत से लोग इसे परचेज से रिलेटेड मानते हैं। किसी में से भी माइनस किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छा रास्ता निकाल लेते हैं हम बीच का, कि ना हम उससे रिलेट कर रहे ना उससे रिलेट कर रहे। हम क्या करेंगे, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे, क्योंकि हमारा ये है तो स्टॉक को कम करने वाला, यानी कि माल को कम कर रहा है, जल के खत्म हो रहा है, तो कम ही जब करना है तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि इसे क्रेडिट साइड में डाल दिया जाए। डेबिट साइड में माइनस, डेबिट साइड में कमी का मतलब क्या है, हम क्रेडिट साइड में डाल दें। तो एक अच्छा तरीका क्या होगा कि इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, या तो आप परचेज में से माइनस करके दिखा सकते हैं, ठीक है, और या फिर उसकी अपोजिट साइड में परचेज डेबिट होती है तो परचेज का डेबिट क्या होता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में इंडिविजुअली फॉर्म में दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये परचेज से रिलेटेड हुआ, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं, मैं निशान लगा लेंगे। चलिए, पहली एडजस्टमेंट हुई। दूसरी एडजस्ट, अच्छा दूसरा इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो मिला तो ये तो हमारी एक्सेप्टेंस हुई, एक्सेप्टेड अमाउंट है, अमाउंट आया यानी कैश में मिलाया होगा हमने, तो कैश इन हैंड बना, और कैश इन हैंड बना तो वो हमारी क्या बनेगा, असेट। तो दूसरा एडजस्टमेंट का होगा असेट साइड में होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में या तो डेबिट में से माइनस कर देना, और दूसरी साइड P&L के दूसरी साइड आपका कहां चला जाएगा, ये असेट साइड। दो एडजस्टमेंट है। अच्छा, अगला क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना। डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो किस किस पर है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक कर लो, ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, ये हो, ठीक है। इसके बाद बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, तो बैड डेब्ट्स को ढूंढो, कहां है बैड डेब्ट्स, ये रहा। अच्छा, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी इसी के साथ एडजस्टेड होगा। और डिस्काउंट ऑन डेटर, तो डेटर से रिलेटेड, वैसे ही बैड डेब्ट तो डेटर से रिलेटेड होता ही होता है, ठीक है। अगला आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस से रिलेटेड है, वेजेस को पकड़ लो, ये रहा। और प्रीपेड रेंट, तो रेंट से रिलेटेड है, रेंट को टिक कर लो। और मैनेजरियल कमीशन, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, नेट प्रॉफिट जब निकलेगा उसी पर निकालना है, तो उसी पर बेस पे होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो एडजस्टमेंट आई थी हमने वो सब टिक कर। अब एक टिक करने के बाद हम क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह वैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग से, ओपनिंग स्टॉक है हमारा, स्टॉक 1 लाख, ठीक है। उसके बाद परचेज, परचेज थी हमारी कितनी, 4 लाख। रिटर्न हुई है हमारी, तो रिटर्न माइनस कर दीजिए, और रिटर्न कितनी है हमारी, 10। अब देखिए परचेज पर टिक लगा हुआ है, यानी कि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में पहले हमें पता था कि माल जलकर नष्ट हो गया था, तो मैंने बताया कि या तो हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं परचेज में से, या फिर अपोजिट साइड में शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपोजिट साइड में शो करके चलूंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है। 4 लाख में से 10,000 गए तो 3 लाख 90। दूसरा आगे बढ़िए, अब सेल्स, तो सेल्स किधर आएगा, सेल्स है 7 लाख का, माइनस रिटर्न, और रिटर्न है हमारी 20। इस तरह से ही बचेगा 6 लाख 80, ठीक है। वो भी दिखा दिया, बाई लॉस बाई बाय। जो मुझे यहां से माइनस करना था मैंने इधर दिखा दिया, बात एक ही, आप वहां से भी कर सकते हैं। कितना, 10,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन वो इंश्योरेंस से पैसा वापस मिल गया, तो इंश्योरेंस वो असेट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे बढ़िए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी नहीं, गुडविल नहीं, वेजेस आ जाता है। वेजेस पर भी टिक लगा हुआ है इस बार, तो वेजेस के अमाउंट के अंदर ही दिखाएंगे, 40,000
और वेजेस के बारे में कहा गया था कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो यानी कि खर्चे को बढ़ाएगा। भाई कुछ पेंडेंसी है तो वो तो खर्चे को बढ़ाएगी, और बढ़ाएगी तो इसलिए इसे क्या करेंगे, वेजेस में जोड़ लेंगे। तो प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट कितना था, 10 था। तो टोटल खर्चा जो करना है हमें वेजेस पर, वो कितना करना है, 50,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जोड़ा क्यों, आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी। अब देना बाकी है तो ये तो खर्चे को बढ़ाने वाली चीज है। ठीक है, तो बढ़ाने वाली चीज है तो इसलिए हमने जोड़ दिया रिलेटेड आइटम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। वेजेस के बाद ट्रेड एक्सपेंस नहीं, फर्नीचर नहीं, ये नहीं, नहीं, और कोई आइटम इसमें आने वाला नहीं। ठीक है, तो इसका तो टोटल करके नेट प्रॉफिट निकाले, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दीजिए। और स्टॉक था हमारा कितना, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर लो। आता है 8,40,000। ₹3,00,000 का लॉस दे रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट, और इसमें एक ही एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट थी, एक आउटस्टैंडिंग वाली थी और एक वो थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, इसमें कैपिटल नहीं होता, ड्राइंग्स नहीं। अब यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं हमें, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा आपका ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अभी करेंगे इसे बैड डेब्ट के साथ ही, डेब्ट्स बैड डेब्ट आ जाएगा। ये समझ लीजिए, बैड डेब्ट 3, ये समझने जैसे चीज है। देखो एक बैड डेब्ट तो ट्रायल बैलेंस में था, तो वो तो हमने डायरेक्टली दिखा दिया, और एक बैड डेब्ट आपका इसमें भी। तो जोड़ लें, ये तो दोनों सेम ही है, क्योंकि उसने बताया कि हमने जो साल भर में हिसाब लगाया 3,000 रुपए का पैसा डूबा, लेकिन फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद पता पड़ा कि 2,000 रुपए का और डूबा है, तो टोटल 5,000 डूबा। तो ऐड कर लीजिए, प्लस बैड डेब्ट्स न्यू, एन बना दिया मैंने, नया वाला कितना था, 2। ठीक है, अच्छा बिजनेसमैन ने प्रोविजन और बढ़ाया है अपना 5% का, तो 5% का प्रोविजन क्यों बढ़ाओगे, जब तुम्हें कुछ डाउट होगा कि भैया और पैसा डूब सकता है, तो और पैसा डूबने का डाउट है तो इसका मतलब वो भी बैड डेब्ट को इंक्रीज करेगा। तो जो नया प्रोविजन आप बना रहे हैं वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व, BDR। ठीक है, कितने बना रहे हैं आप प्रोविजन, 5% का कह रहा है। ठीक है,
तो देखिए अब ये किस में बनेगा, मैंने बताया बैड डेब्ट किससे रिलेटेड होगा, डेटर्स से रिलेटेड, और डेटर्स को निशान हम लगा चुके हैं, डेटर्स था 1,07,000। तो हमने क्या किया, 1,07,000 में से पहले तो ये 2,000 रुपए घटा -2, अब 1,05,000 रुपए बचा, इसी पर प्रोविजन करो 1,05,000 पर, तो 1,05,000 पर कह रहा है ये 5%, तो इसी का ही 5% कर दो, 1,05,000 का %, 5,250। ठीक है, जब नया प्रोविजन हो चुका है तो पुराने वाले प्रोविजन को खत्म करना है, जो ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ है हमारा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो दिखाया हुआ है वो पुराना प्रोविजन है, और इसे करना है हमें राइट ऑफ। तो राइट ऑफ मतलब माइनस करना है, तो पुराने प्रोविजन को माइनस, अगर है तो माइनस कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस BDR गोल्ड, वो कितना था, 10,000। ठीक है, देखो यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट में दिखा रखी है और हमने यहाँ डेबिट में माइनस की है, तो मैंने पहले ही बताया था कि डेबिट में कोई अकाउंट माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, क्रेडिट है। ये यहाँ से टैली की होगी मेरी बात, तो इसका टोटल कर लेंगे, तो प्लस की अमाउंट है, तीनों तो 5 5 10,250, 10,000 है तो 250 है। ठीक है, क्लियर ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैड डेब्ट प्लस सैलरीज। सैलरीज है हमारी 60,000 रुपए की, सैलरी के बाद क्रेडिटर इसमें आता नहीं, एक्सेप्टेंस मतलब BP नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं, रेंट आ जाता है, और रेंट पर निशान भी लगा हुआ है तो इसके अमाउंट पहले अंदर लिखा है। और रेंट के बारे में क्या कहा गया है कि प्रीपेड रेंट है 5,000, प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया तो हम उस अमाउंट को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम 1 साल के लिए प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं, तो अगले साल का अगर हमें कोई रेंट चुका रखा है तो उसे इस साल तो माइनस कर लें, उसे अगले साल के खर्चों में शामिल करेंगे। तो प्रीपेड को हमेशा रिलेटेड आइटम में से पहले माइनस प्रीपेड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग को हमेशा जोड़ लेते हैं और प्रीपेड को हमेशा रिलेटेड आइटम में से माइनस कर लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना है, 5,000, यानी कि इस साल का जो रेंट है वो मात्र 10,000। ठीक है, रेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये तो भैया सेल्स से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, और कैश असेट्स है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं दिखा होगा, स्टडी मटेरियल में देख लीजिएगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10। ठीक है, चलो अब जरा एडजस्टमेंट पे आ जाइए कि कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो यहाँ आना हो प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी आएगी, जो हमारा नुकसान कर रही होगी, जिस एडजस्टमेंट से हमारा क्या हो रहा होगा, कुछ नुकसान हो रहा होगा, वही एडजस्टमेंट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देख लें जरा, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, तो ये तो हमें पता है इसका क्या होना है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, एक नुकसान 10,000 का हुआ तो था, लेकिन उसकी रिकवरी क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम से हो गई तो इसका P&L अकाउंट से कोई लेना देना नहीं बचा, वो असेट्स में दिखा दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, ये है कुछ नुकसान की चीज, यानी कि ये कह रहा है कि हमारी जो असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, वो घिसेंगी, डेप्रिसिएशन लगाना होगा उसमें। 5% की लैंड और बिल्डिंग की कीमत कम हो जाएगी और 12.5% से प्लांट और मशीनरी की कीमत कम होगी, तो इसके अंदर जो हमारा नुकसान हुआ तो इसलिए इसे यहाँ पर दिखा जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 3 लाख, और 3 लाख का 5% कह रहा है, तो कितने का लॉस हुआ होगा, 15,000। चलो एक ये पता पड़ गया। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी भी है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन
कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी? 1,50,000, जिस पर 12.5% का डेप्रिसिएशन। 18,750 का ये। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़े। बैड डेट्स वाला तो हो ही चुका है सारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस वहां हो गया, प्रीपेड वाला भी हमने माइनस कर दिया। मैनेजरियल कमीशन आता है, क्या रहा है? मैनेजरियल कमीशन ऑन मैनेजर कमीशन बराबर 2% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट पर कह रहा है 2%। ठीक है, और अब इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एक हो सकता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन, और एक हो सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन। अब कुछ नहीं कह रहा तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर चार्जिंग वाला है। कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग, यानी कि मैनेजरियल कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर हमारा जो है मैनेजरियल कमीशन देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, अगर आफ्टर चार्ज का मामला है तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज इनटू रेट अपॉन 100 प्लस 100। इससे पहले मैनेजर कमीशन निकाल लेते हैं, फिर जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे। तो पहले हम बिफोर चार्ज वाला जो है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट। ना तो 3 लाख की ना, पहले मैनेजर कमीशन के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बिफोर चार्ज कर लीजिए जरा, कितना आएगा? 3 लाख माइनस 20,000 माइनस 250 माइनस 7,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 18,000। तो ये आता है 1,61,000। कितना आता है? 1,61,000। इससे पहले जरा एक बार दोबारा से चेक कर लें कि कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि अगर एक बार कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो फिर पूरा हटाना पड़ेगा। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया जो हमारा यहाँ पर आना। देखिए, कैपिटल नहीं आता P&L में, ड्राइंग्स भी नहीं, परचेज नहीं, रिटर्न नहीं, सेल्स नहीं, रिटर्न नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग पर निशान लगा हुआ है तो इसका डेप्रिसिएशन होना चाहिए, आ चुका है। प्लांट एंड मशीनरी पर भी निशान है तो उसका भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए, आ चुका है। गुडविल से कोई लेना देना नहीं, ट्रेडमार्क से कोई लेना देना नहीं, वेजेस से कोई लेना देना नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस होने चाहिए, हो गए। फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड है तो माइनस कर दिया गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेटर्स से निशान लगा हुआ है तो बैड डेट से रिलेटेड चीजें होंगी, हो गया ये भी। बैड डेट हमने दिखा दिया 3,000 रुपये। सैलरी 60,000 रुपये दिखा दी, ठीक है। क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं, एक्सेप्टेंस से नहीं, इन्वेस्टमेंट से नहीं, रेंट होना चाहिए, रेंट दिखा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होने चाहिए, वो भी दिखा दिए गए हैं। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर होना चाहिए, वो भी दिखा दिया गया। यानी कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी, तो अब हम इसकी कर सकते हैं। तो जरा देखें, हाँ एक बार इसे भी चेक कर लें। क्लोजिंग स्टॉक तो आता नहीं इसमें, डेस्ट्रॉय इसमें आएगा नहीं क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता तो ये जो 10,000 का लॉस है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो करना पड़ता है, जितने का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है तो वो असेट्स बनेंगे, और अगर क्लेम नहीं मिलता तो वो लॉस हो जाता है, और लॉस होगा तो फिर यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ 10,000 का ही माल जला था और 10,000 का क्लेम मिल गया, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहे। ये हो चुका है डेप्रिसिएशन, ये भी हो चुका है। बैड डेट्स 2,000 रुपये वाला दिखा दिया। रिजर्व फॉर बैड डेट 5% का हो गया। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये देखो ये रह गया ना, दोबारा चेक करने में निकल आया है। डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट मतलब आपने जिन लोगों को माल उधार दिया था उन लोगों को आप छूट दे रहे हैं, तो ये आपका नुकसान है। नुकसान है तो P&L डेबिट में आना ही आना है। तो इससे पहले डिस्काउंट,
डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब डिस्काउंट कौन से लोगों को देंगे? जिनसे पेमेंट आने की गुंजाइश है उन्हीं को ही तो देंगे। तो आप क्या करेंगे कि ये जितने भी अभी नए नए प्रोविजन और नए नए बैड डेट निकल कर आए इन सबको घटा देंगे डेटर्स में से। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर जो है डिस्काउंट देंगे। तो देखो 1,07,000 रुपए का था टोटल डेटर्स, जिसमें से पता पड़ा कि भैया 2,000 रुपए का नया निकल आया तो माइनस 2,000। 5,250 की हमने कर दिया प्रोविजन तो माइनस 5,250। तो हमारे पास 99,750 के ऐसे डेटर्स हैं जिनसे पेमेंट आने का गुंजाइश है, कोई उसमें से नहीं हुएगी। तो इसी का ही हम निकाल लेंगे कितने परसेंट, 99,750 का 2%, 1,993। ठीक है, अब सारी चीजें हो गई, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इस पर हम आ ही गए। तो अब हम जो है मैनेजर कमीशन निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, बस बिफोर नेट प्रॉफिट निकाल लो। तो 3 लाख माइनस 20,000 माइनस 250 माइनस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 18,750 माइनस 159,005। ये बिफोर चार्ज नेट प्रॉफिट है, तो इनटू 2% देना है और डिवाइडेड बाई 102 इंटू 2/102। तो ये आता है हमारा 3,117.74 आता है। तो 3,118 कर सकते हैं मैनेजर कमीशन। अब नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, तो यही जो नेट प्रॉफिट बिफोर था इसी में से ये घटा दो 159,005। ये आता है 1,55,887। 1,55,887। इस तरह से हमारा ये ट्रेडिंग पीएनएल पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट पर आते हैं फटाफट से। और बैलेंस शीट में सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज, और इधर करंट असेट्स। ठीक है, एक साइड से देखते चलिए और जो मिल जाए डालते चलिए। कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स नहीं, परचेज नहीं, रिटर्न नहीं, सेल्स नहीं, रिटर्न नहीं, स्टॉक नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स है, गुडविल नहीं, ट्रेडमार्क नहीं, वेजेस नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं, फर्नीचर नहीं, प्रोविजन नहीं, डेटर्स। डेटर्स किधर है? डेटर्स है हमारा कितने का, 1,07,000। ठीक है, और इसमें जितने प्रोविजन करें सब घटा दो नए वाले। तो बैड डेट घटाओ तो नया वाला, बैड डेट नया वाला था हमारा 2,000 का। बैड डेट का रिजर्व जो था वो घटाओ नया वाला। बैड डेट में 5,250 और जो डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट दिया गया है 1995। ये सब चीजें घटा के तब बैड डेट्स होता है। ठीक है, तो फटाफट से घटा दें। 1,07,000 माइनस 97,755। ठीक है, डेटर्स के बाद आगे बढ़े। बैड डेट नहीं, सैलरी नहीं, क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स का कुछ काम तो 1 लाख। इसके बाद एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल कह देते हैं एक्सेप्टेंस को 80 का लगा। इसके बाद लाइन डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट पर आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट्स होती है, $1,50,000। इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ये भी असेट्स बनेगा। $10,000, ठीक है। और कैश नीचे लिखा हुआ ये इन हैंड $10,000 का, ठीक है। चलो, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स में से माइनस हो जाएगा। बैड डेब्ट्स की आई गई है सारा डिस्काउंट। आउटस्टैंडिंग पेजेस, और आउटस्टैंडिंग मैंने बताया क्या होता है, लायबिलिटीज, तो हमेशा यहाँ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी वो हमेशा लायबिलिटीज बनेगा और रिलेटेड एक्सपेंसेस में हमेशा ऐड होगा। ये तो इसका ट्रीटमेंट होगा। कितना था, 10,000। रेंट था प्रीपेड, तो प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट है, रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस होगा और उधर करंट असेट्स प्रीपेड एक्सपेंस रेंट है 5,000, ठीक है। और एक मैनेजरियल कमीशन है, तो ये भी लायबिलिटी बनेगा। मैनेजर कमीशन दे रहे हैं हम 3,100, ठीक है। तो ये करंट वाली मामला खत्म। अब आ जाइए नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल है 5 लाख। इसमें से प्लस कर दीजिए नेट प्रॉफिट 1,58,887 और माइनस कर दीजिए डॉलर्स 20। कैपिटल आ जाएगी बस, और तो कोई है नहीं। अब इधर आ जाइए नॉन करंट असेट्स में। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस कितना रखा था, 3 लाख, जिस पे डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं क्योंकि असेट्स की वैल्यू को कम करेगा। डेप्रिसिएशन हमें लगाया है इसका लैंड एंड बिल्डिंग का 15,000, 2,85,000। तो उसके बाद थी हमारी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिखाई गई थी 150। इसका डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे और इसका डेप्रिसिएशन है हमारा 18,700। ये हो जाएगा 1,31,200, ठीक है। और फिर इसके बाद गुडविल है, गुडविल थी हमारी 50,000 रुपये की।
गुडविल के बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है हमारा 30,000 रुपये का। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर 50,000 रुपये का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 10,000। और उसके बाद बैंक डिस्ट्रीब्यूशन कैश मिलता है बस। तो ये मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार सारी चीज़ें अभी चेक करें। ठीक है, जरा देखें एक बार, सारी चीज़ें चेक कर लें। सारी चीज़ें चेक करते हुए ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ एक जगह आनी चाहिए और एडजस्टमेंट सभी दो जगह होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल ये आ गया, ड्राइंग्स हो गया, परचेज आ गया, रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न हो गया, स्टॉक आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग शो हो गई, प्लांट एंड मशीनरी शो हो गई, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क शो हो गया, वेजेस दिखा दी, ट्रेड एक्सपेंसेस शो हो गए, फर्नीचर दिखा दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया, डेटर्स बिल्कुल आ गया, बैड डेट्स बिल्कुल आ गया, सैलरी बिल्कुल आ गई, क्रेडिटर्स हो गया, एक्सेप्टेंस डिस्पेबल के नाम से मैंने लिखाया है, इन्वेस्टमेंट ये भी हो गया, रेंट दिखा दिया हमने, रेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिखा दिया, कैश दिखा दिया, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये देखिए। तो ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें हो चुकी हैं। अब जरा एक बार एडजस्टमेंट देख लें कि दो जगह होनी चाहिए और एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो एक बार क्रेडिट हो गई और दूसरी बार असेट्स में दिखा दी तो डेबिट हो गई, ये दो जगह हो गई। ठीक, अगली क्या है, ये वाली। तो एक बार ट्रेडिंग की क्रेडिट में दिखा दी तो क्रेडिट हो गई और दूसरी बार हमने असेट्स में इंश्योरेंस क्लेम दिखा दिया तो डेबिट हो गई, ये भी होगी दोनों। डेप्रिसिएशन एक बार हमने P&L के डेबिट में दिखा दिए दोनों डेप्रिसिएशन, और एक बार असेट साइड में माइनस किए, तो इसका मतलब वो क्रेडिट माना जाएगा, तो ये भी हो गया। बैड डेट्स एक बार ये दिखा दिए यहाँ पर सारे, और एक बार वहाँ डेटर्स में से माइनस हो गए, तो ये भी दोनों जगह हो गए। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक बार वेजेस में प्लस हो गई जैसा होना चाहिए था, और एक बार लायबिलिटी में दिखा दिया। प्रीपेड रेंट एक बार रेंट में से माइनस हो गया और एक बार असेट साइड में दिखा दिया। ठीक है, मैनेजरियल कमीशन एक बार P&L में दिखा दिया और एक बार लायबिलिटी में दिखा दिया, तो सारी चीज एकदम फिट है, आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच होगी। 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 3,118 प्लस 8,29,500, यही रंग की साइड में आ जाना चाहिए। 97,755 प्लस 1/50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,85,000 प्लस 1,31,50 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 10, बिल्कुल 8,29,500। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एडजस्टमेंट के साथ भी फाइनल अकाउंट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखी है उनको मैं देखूंगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी मटेरियल में आपके ये है पेज नंबर 94 पर एक इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है
इसमें सारी एडजस्टमेंट की डिटेल दे रखी है, क्या उसका ट्रीटमेंट होना है, तो आप इसे यहाँ से देख लेंगे और जो मैंने आपको की पॉइंट बताए उसको याद कर लेंगे, वो की पॉइंट ध्यान देंगे तो सारी एडजस्टमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट खत्म। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।